हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और जनरल स्टडी के एक बहुत शानदार टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर आज मैं एक विशेष वीडियो आप सबके बीच लेकर आया हूं। और ये वीडियो है आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रश्न हर एक एग्जाम, चाहे ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम दें आप, सिविल स्तर का दें चाहे वनडे, और साथ ही साथ चाहे आप और भी सारे पात्रता परीक्षाएं दें, उसमें एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आज उसी पर ये ओरिएंटेड आपकी क्लास होगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ से जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन शुरू करें इससे पहले आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, उनका पूरा नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी आत्मा को प्रभु शांति दें। और मैं और हमारा पूरा लिटरेचर लवर परिवार की तरफ से राजू श्रीवास्तव जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी के साथ इस सेशन को मैं शुरू करूंगा। लोग इस पृथ्वी पर आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनमें से थे राजू श्रीवास्तव। और ऐसे लोगों का आना और जाना एक प्रकार से ईश्वर की कृपा होती है। वो आए और उन्होंने अपनी इस कला विशेष से पूरे देश विदेश और राज्य का नाम रोशन किया। तो कल से काफी ज्यादा उनके बारे में हम लोग जान रहे थे अब। और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। हार्ट अटैक आया उनको, 42 डेज तक वो एम्स में भर्ती रहे और फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान ऐसे ही और महान लोग भारत में हमेशा भेजता रहे, और ऐसे ही हम सब लोग उनकी बातों से, उनके कृत्यों से कृतार्थ होते रहें, हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। सबसे पहले समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की हिस्ट्री। देखिए, किसी भी पार्ट को हम लोग पढ़ें और उससे पहले उसका इतिहास न जाने तो ये हमारे लिए क्या होता है कि बीच से पढ़ना, अधूरा पढ़ना। इसलिए किसी चीज को पढ़ें और उसकी हिस्ट्री ना जाने, तब तक हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की हिस्ट्री समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या इतिहास इसका रहा और इसके इतिहास में कुछ विशेष महत्वपूर्ण पड़ाव कैसे जुड़े। आपने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, और सुना इसलिए होगा क्योंकि नाम ही इसका विश्व युद्ध है। तो 1914 से 1919 तक याद रखिएगा, ये 20वीं शताब्दी का शुरुआती दौर था। दूसरे दशक में ये प्रथम विश्व युद्ध होता है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर के बहुत सारे देशों के बीच वर्ल्ड वॉर का मतलब ही होता है कि एक से अधिक देश उस युद्ध में भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद ये जब युद्ध चला, युद्ध चलने के बाद युद्ध की समाप्ति हुई, और इस युद्ध की समाप्ति के बाद फिर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन की शुरुआत होती है। लीग ऑफ नेशन याद रखिएगा। देखिए, कोई संस्था इसलिए बनाई जाती है, लीग ऑफ नेशन संस्था इसलिए बनाई जाती है कि वो अपने कुछ विशेष पर्पज के साथ, विशेष उद्देश्य के साथ होने वाले जो भविष्य में कोई भी काम हो, कोई भी घटना हो, उसको रोक सके और उन पर अपना प्रभाव छोड़ सके। लीग ऑफ नेशन का एक प्रकार से 1919 में स्थापना होती है। वुडरो विल्सन याद रखिएगा, वुडरो विल्सन जी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वुडरो विल्सन। और इन्हीं के प्रयास से वुडरो विल्सन जी के ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, और स्थापना के बाद क्या हुआ, फिर से कुछ दिन तक ये चली, थोड़ा बहुत इसने अपना काम किया होगा। फिर युद्ध की सुगबुगाहट शुरू होती है, और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड चला आपका। और इसी वर्ल्ड वार सेकेंड की ये देन है कि आज ये दुनिया बहुत बदली है। इसमें विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, साम्यवादी वर्ग हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप हो, ये वहीं से आया है। और साथ ही साथ शक्तिशाली और विकसित देशों का कंसेप्ट भी वहीं से निकल कर आया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में जब होता है, तो उस विश्व युद्ध के बाद पहले विश्व युद्ध में कुछ नुकसान हुआ,
लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध था ये अब तक का सबसे बड़ा भयंकर था। इसमें करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों लोग मारे गए और पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं और देशों का जो सिस्टम है वो अपने आप में प्रभावित हुआ। और इसके लिए फिर एक ऐसी संस्था की कल्पना की गई, विचार किया गया कि फिर आने वाले भविष्य में वर्ल्ड वार 3 ना हो। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, जिससे लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं और अपने ही देश और देश के बाद फिर देश में रहने वाले और भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो ये दूसरी विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 के बीच। इसमें एक घटना होती है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं हिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद फिर पूरे एक कंसेप्ट पर चलेंगे। 6 अगस्त और 9 अगस्त ये घटना इतिहास में और हमारे करंट अफेयर्स में बहुत पूछी जाती है। ये हिरोशिमा, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, और ये है नागासाकी। ये 2 शहर थे, नागासाकी इसमें बाद में बॉम्ब गिराया गया, और ये हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका द्वारा बॉम्ब गिराए जाते हैं और उसके बाद ये घटना 1945 की है, आप याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच चल रहे युद्ध का अंतिम रूप से प्रभाव था। ये अमेरिका द्वारा जापान पर जब अटैक हुआ तब वहां पर लाखों लोग मारे गए। लिटिल बॉय और फिटमैन नाम से उन्होंने अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को बॉम्ब गिराए गए। उस बॉम्ब के माध्यम से लाखों लोग प्रभावित हुए और उस द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रकार से हम लोग देखेंगे जो सबसे जो पीक पर परिणाम होता है यही रहा। यानी अब दुनिया समझ चुकी है कि युद्ध से कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग शांति के रास्ते पर चलें। और इसी शांति को रास्ते को ले जाने के लिए पूरे विश्व को एक ऐसे संगठन की जरूरत महसूस हुई कि अब विश्व में आगे और भी ऐसी समस्याएं ना हो, और उसी का फाइनल परिणाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अब हम लोग कहानी समझते। यहां से आप लोग हिस्ट्री समझ गए होंगे कि कैसे कैसे घटनाएं हुई, और उस घटना के बाद फिर आपका यहां पर मैंने कुछ इतिहास पे इसकी चर्चा की है संयुक्त राष्ट्र संघ की कि कैसे इतिहास रहा इसका, लेकिन हम लोग इतिहास की और भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि फिर इसका क्या हुआ। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली पूर्वी संस्था का नाम लीग ऑफ नेशन है, जैसा कि मैंने अब बताया, और ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बाद बनाई गई थी, इसको भी मैंने बता दिया। फिर इसमें 1919 में जो वर्साई की संधि हुई, इसके तहत शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया था लीग ऑफ नेशन। वर्साई एक पोलैंड का शहर है और उसी नाम से जाना जाता है, वर्साई संधि। और फिर इसी के साथ एक और संस्था जुड़ी है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन, और ये भी 1919 में वर्साई की संधि के तहत इसकी स्थापना हुई। यानी विश्व भर में फैले हुए जो श्रम हैं उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए और उनके लिए और विशेष व्यवस्थाएं कैसे की जाएं, इसी के तहत ILO आया। फिर 1945 में मैंने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनक कौन माने जाते हैं, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, इन्हें दिया था। और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 में होता है, आप याद रखिएगा। ये 24 अप्रैल से शुरू होता है सम्मेलन और 25 जून 1945 तक ये सम्मेलन चलता है। 24 अप्रैल 1945 से 25 जून 1945 तक ये सम्मेलन चलता है, और ये सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को यूएसओ का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर आयोजित किया जाता है, जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मतलब एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बोल सकते हैं। इस पर क्या हुआ, मित्र देशों और धुरी देशों के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद ये विशेष रूप से बदलाव है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास है। और ये फाइनल में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन होता है यूएसए में, और वहां पर 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रश्न आ चुका है आपका, और ये चार्टर है जिस पर सबने हस्ताक्षर किए।
आप देखें कि 1945 का जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर था एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधारभूत संधि है, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल ऐसे इंटर गवर्नमेंटल, यानी एक से अधिक सरकारों के साथ मिलकर के ट्रीटी की गई है और इस संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा अस्तित्व में आता है। तो इसमें एक प्रश्न बनेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संगठन संस्था लीग ऑफ नेशन जो 1919 में बनी थी, इसको आप याद रखिए। किस संधि के तहत? वर्साई की संधि के तहत। फिर 1919 में एक संगठन बना आईएलओ, इसका काफी प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो शब्द है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और इसके 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 51 देशों ने इसमें भाग लेने के लिए अपना एक प्रकार से स्वीकृति दी थी, लेकिन 50 देशों के लोग ही आए। 51वां जो सदस्य था मैं यहाँ लिख देता हूं, है ना। 51 जो देश था वो था पोलैंड। पोलैंड के जो प्रतिनिधि के रूप में थे वो शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन 51 देशों द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई। 50 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 51वां देश पोलैंड वहां पर उपस्थित नहीं था, और इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। तो ये है उसका कुछ इतिहास जिस पर मैंने प्रकाश डाला और समझाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे इसमें फैक्ट निकल के आएंगे। बाद में मैं एक एक फैक्ट का रिवाइज भी कराऊंगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ विश्व के सबसे बड़ा संगठन या सर्वोच्च संगठन के रूप में हम जान सकते हैं। इसको संयुक्त राष्ट्र भी बोल देते हैं, संरा, है ना। लेकिन वो एक छोटी सी चीज है, इसको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये वाला फैक्ट आप आंख बंद करके याद कर लीजिए। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आज तक पूछा ना गया हो। यहाँ तक कि आईएएस के प्रीवियस ईयर कई पेपर हैं 2010-15 के बीच में, आप देखेंगे वहां पर भी प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इस अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ, मैंने बताया था कि 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संरचना है उस संरचना में सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, यूएसए यानी फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, और इसमें एक सदस्य नहीं, यानी सुरक्षा परिषद में शक्तिशाली देश कौन जोड़े गए? अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। 5वां सदस्य आपका चीन है, लेकिन ये शक्तिशाली 4 देश थे उस समय 1945 तक। और वर्तमान की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 राष्ट्र हैं, यानी 193 सदस्य। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है अभी भी, क्योंकि इसकी सदस्यों की संख्या फिलहाल इतनी बनी हुई है और जितने भी इसके देश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? मान्यता दी गई है। 193वां सदस्य आप याद रखिएगा दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 से सदस्य बना हुआ है। याद रखिएगा दक्षिणी सूडान अंतिम सदस्य है 193वां, और अफ्रीका महाद्वीप का यह सदस्य है। 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। पेपर में पूछा गया है, और ये जितने भी देश हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो पहला फैक्ट इसका 1945 याद रखिएगा। साथ ही साथ 193 राष्ट्र, 2 फैक्ट है ना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या 193। तीसरा फैक्ट आपका दक्षिणी सूडान इसका अंतिम सदस्य बना। नेक्स्ट देखेंगे इसका थोड़ा सा हम लोग जानकारी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्य देश मैंने आपको बता दिया 193। आधिकारिक इसकी भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, यानी 6 लैंग्वेज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष जो होते हैं उनको महासचिव बोला जाता है। और एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में अध्यक्ष है, ये पुर्तगाल से हैं, याद रखिएगा पुर्तगाल।
है ना। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से हैं और इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये इनका चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वर्तमान में। और पहले महासचिव इसके याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, त्रिगबेली। पहले महासचिव थे इसके त्रिगबेली, फर्स्ट। और अंतिम अभी चल रहे हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस। बस इतना आपको याद रखना है। ये उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष कौन है, भाषाएं क्या है, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर। यहाँ पर और थोड़ी सी चीजें देख लें, ये उसी का एक पेज है। बाकी इसका जो मैंने अभी तक बताया वही सब चीजें हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, है ना। इसका उद्देश्य हमने पढ़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 वर्तमान में सदस्य। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव हैं। 6 भाषाएं हैं। इसका पहला सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में होगा। इसके प्रमुख 6 अंग, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी, आप्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य संकट और आतंकवाद से मुकाबला। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यानी आतंकवाद के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी और आप्रवासी लोग, वैश्विक मुद्दे, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद, और साथ ही साथ स्वास्थ्य, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। यहाँ पर हम लोग देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, उन अंगों में पहला महासभा, दूसरा आपका सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां न्यास परिषद। यहाँ पर आपका हो सकता है सचिवालय थोड़ा कम दिख रहा हो, उसको मैं लिख देता हूं, सचिवालय, है ना, सचिवालय, सेक्रेटरियन, ये सचिवालय है आपका, है ना। ये आपकी सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण, महासभा एक प्रकार की कैबिनेट होती है, सामाजिक व आर्थिक परिषद एक प्रकार से पैसे की और सामाजिक रूप से डेवलप करने की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, 6 यहाँ पर आप दिए गए हैं, 6 अंग हैं। प्रश्न आपका पूछा गया है, लेकिन याद रखिएगा वर्तमान में जो अंग है ये 6वां यहाँ पर जो दिया गया है, एक प्रकार से इसकी अब अप्रासंगिक है ना। हम लोग मुख्य रूप से 5 के बारे में पढ़ते हैं। कितने मुख्य, कितने हैं, 5 वर्तमान में। और जब ये संगठन बना था उस समय ये पूरे कितने थे, 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सदस्य अंग देख सकते हैं, महासभा यानी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, सेक्रेटरियन, इंटरनेशनल जस्टिस और न्यास परिषद। ये 6 इसके क्या हैं, अंग हैं। तो चलिए एक एक अंग के बारे में अब हम लोग समझते हैं, इसके 6 अंग, क्योंकि ये अंग जब हम लोग समझ लेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्लियर हो जाएगा। महासभा, जिसको हम लोग जनरल असेंबली बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से क्या है, एक है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6, जो मैंने आपको भी दिखा दिए। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य जो होते हैं इसमें समान रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी सुरक्षा परिषद आपका बाद में पढ़ेंगे हम लोग, महासभा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला संगठन महासभा ही है और इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है। इनका सम्मेलन हर वर्ष होता है। अभी सितंबर आपका चल रहा है, सितंबर में इसका सम्मेलन शुरू हो जाता है महासभा का। और इस वर्ष भारत की तरफ से जो जनरल असेंबली में सदस्य के रूप में जो भेजे गए हैं वो हैं भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी। पहले मोदी जी जाया करते थे, इस बार विदेश मंत्री को भेजा है उन्होंने। इन प्रतिनिधियों में एक को अध्यक्ष चुना जाता है और जितने भी 193 सदस्य देश हैं ये सब लोग एक सहमति से एक देश के विशेष व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं। और वर्तमान में यहाँ पर प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप समझिए, इसलिए इसको मैंने रेड किया है। हंगरी एक देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। सीसाबा कुरोसी वर्तमान में 77 संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और उससे पहले 76वें सदस्य के रूप में आपके अब्दुल्ला हामिद चुने गए थे, अब्दुल्ला हामिद, है ना। अब ये 77वां चल रहा है सत्र आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का। और
हंगरी के राजनायक सिसावा कुरोसी, ये प्रश्न आपके इस वर्ष करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंगों में से एक, सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व होता है, इनका वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है और इनमें में से एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जनरल असेंबली में। ये है इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। और ओवरऑल 193 सदस्य इसके पूरे के पूरे प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। और एक प्रकार से ये जो जैसे हम लोग कैबिनेट की बैठक करते हैं ना, वैसे ही इसकी बैठक होती है। यहाँ पर मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, ये बैठक है। यहाँ पर 193 सदस्य जो होते हैं वो सभी के सभी उपस्थित रहते हैं और अपने में से ही वोट करके एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं, और ये भी 6 अंगों में से एक अंग है जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा का नाम ही है सुरक्षा परिषद, तो ये क्या करेगी, सुरक्षा बना के रखेगी। और सुरक्षा बना के रखने का मतलब है, यहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना, कम समझ में आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लिखा है, सर तो पढ़ रहे हैं। चलिए ये लिख दिया मैंने और अच्छे से, सुरक्षा परिषद। थोड़ा सा कलर कुछ दूसरा था, है ना। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, पूरे विश्व क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। कितने? 15 सदस्य। और उन 15 सदस्यों में 5 सदस्य जो हैं आपके स्थायी हैं और 10 अस्थायी। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बदल जाते हैं, लेकिन जो 5 स्थायी हैं वो स्थायी ही रहते हैं। यहाँ पर स्थायी सदस्य देखें, चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी 5 मेंबर। बीटो पावर होता है सुरक्षा परिषद के पास। बीटो पावर आपने सुना होगा भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जब बीटो एक विशेष अधिकार, बीटो का मतलब एक विशेष अधिकार, और उसी विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी बीटो किसी चीज को अस्वीकार कर देना। बीटो पावर का मतलब होता है कि अपना अधिकार, अपना पावर का यूज करके उसको अस्वीकार कर देना। और ये सभी स्थायी सदस्य जितने भी 5 हैं, इन सभी को बीटो पावर प्राप्त है, और 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनको कोई बीटो पावर प्राप्त नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के पास बिना बीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण को बताइए। 193 सदस्य देश हैं और 5 लोग अकेले, समझ रहे हो। 193 सदस्यों में से बेचारे ही कहेंगे, 188 जो देश हैं वो एकदम शांत हैं, उनका कोई अधिकार नहीं। 5 देश खाली अपना बीटो पावर का प्रयोग करेंगे और किसी भी देश के किसी मुद्दे पर वो अपना बीटो का प्रयोग करके उस बिल को अस्वीकार करवा सकते हैं। और एक प्रकार से कहा जाए तो ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी। क्यों? क्योंकि विशेष पावर 5 ही लोगों को क्यों, सबको होना चाहिए। 10 सदस्य जो होते हैं क्षेत्रीय आधार पर 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और ये जनरल असेंबली द्वारा प्रत्येक वर्ष का अनुमोदन होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हर महीने वर्ण के अनुसार बदलता है ना। 5 देश हैं, ये सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अल्फाबेट क्रम में बदलते रहते हैं। तो ये है सुरक्षा परिषद, जिसमें सबसे पहले हमको समझना है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है आपका, और 15 में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। इनके पास बीटो पावर होता है और अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का। बस इतना ही इसको देख लीजिए और कुछ नहीं देखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सुरक्षा परिषद में कुल वर्तमान में जो 15 सदस्य हैं उनके बारे में। भारत भी अभी आपका बना हुआ है। 10 अस्थायी जो सदस्य हैं हर 2 वर्ष में 5 देशों के लिए चुने जाते हैं। इसमें से एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। यानी ओवरऑल ये 10 कंट्री हैं अस्थायी वाली, और स्थायी वाले 5। ये वर्तमान का स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद अच्छा हम पढ़ चुके हैं। आगे आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद मतलब ऐसे जैसे बहुत सारे देश हैं जिनमें आर्थिक समस्याएं हैं, उनका सामाजिक रूप से विकास नहीं हो पा रहा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग उन देशों में गरीबी, अशिक्षा, घायलों के इलाज के लिए ये सभी प्रकार का
प्रयास करेगा। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार के लिए गरीबों, घायलों और अशिक्षितों की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति की बहाली का प्रयास करती है। ये आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग देगी देश के जिस देश में व्यवस्था खराब है, विश्व स्तर पर जैसे जैसे जितने भी देश हों उन सभी को अपने स्तर पर ये सुरक्षा देगी और साथ ही साथ उनकी जो देशों में शांति की व्यवस्था है उसको बहाली करने का काम करती है। इसका बहुत विशेष काम नहीं, बस ये है कि इसका काम है पैसे देना और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, जो प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं हम उसी पर डिस्कस करेंगे। सचिवालय, सचिवालय आप याद रखिएगा, इसका प्रश्न पूछा जाता है। ये भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, जो अध्यक्ष बोले जाते हैं एंटोनियो गुटेरस, वो ही इसको हैंडल करते हैं, वो ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं उनके लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा सचिवालय द्वारा प्राप्त होती है। यानी जितनी भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन आउट होगी वो सेक्रेटरियन यानी सचिवालय द्वारा बाहर होगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष होता है, जो महासचिव होता है, उसका 2 कार्यकाल होता है। यहां पर याद रखिएगा 2 कार्यकाल, हाईएस्ट 2 कार्यकाल हो सकते हैं, यानी वो 10 वर्ष तक रह सकते हैं। एंटोनियो गुटेरस अभी दूसरा कार्यकाल है उनका, है ना। पहले कार्यकाल एक पूरा कर चुके हैं वो, और 2017 से 2022 तक उनका कार्यकाल था और 2022 से अब 27 तक चलेगा, यानी 2 कार्यकाल है उनके, है ना। तो ये 2 कार्यकाल हाईएस्ट होते हैं। सचिवालय में जो अध्यक्ष होते हैं महासचिव, सचिवालय का काम है कि जितने भी बाकी के जो अंग हैं उनकी सूचनाओं को और साथ ही साथ उनके जो इंफॉर्मेशन और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं एकत्रित करना, ये है सचिवालय का एक विशेष काम। बस इतना समझिए और ज्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, इतना आप समझते चलिए। लास्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा गया है और पूछा क्या गया है मैं वो भी बता रहा हूँ। इसमें लिखा है इस संघ के प्रमुख 5 अंग। देखिए अब हम लोग देखने लगे प्रमुख 5 अंग, अभी 6 पढ़ रहे थे ना, तो प्रमुख है। 6वां तो हम लोग एक प्रकार से उसको भूल चुके हैं, 5 ही माने जाते हैं और 5 में से प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के समय ही इसकी स्थापना होती है। 18 अप्रैल 1946 को यह अस्तित्व में आ जाता है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ये प्रश्न द मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कभी भी एग्जाम कोई दीजिए वनडे में जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है, द हेग नीदरलैंड। अब इसमें एक जानकारी आप समझ लीजिए, जो 6 अंग अभी तक हमने पढ़े, 6 में से एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICJ, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। और बाकी जितने भी कंट्री हैं, जितने भी और अदर संगठन है, 5 जो बच जाएंगे इसके, उनका सबका न्यूयॉर्क में है। कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसओ में सबका हेडक्वार्टर है। और बाकी जो 6वां है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। 5 जो अन्य संस्थाएं हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, उनका सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखिए। और साथ ही साथ अब इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, आगे हम देखेंगे इसके। यहां पे हम लोग देखें सदस्यों के बारे में, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं यहां पर समझेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। और यह न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी 15 न्यायाधीश जिनकी संख्या है वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी एक व्यक्ति का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति फिर से चुना जा सकता है, यानी उसका चुनाव एक बार से दूसरी बार भी किया जा सकता है। इनकी सेवानिवृत्ति की कुछ विशेष आयु नहीं है, है ना, इसका प्रावधान नहीं है विशेष का। इस कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र से नहीं हो सकते। बस इतना आप जान लीजिए कि यदि भारत से एक व्यक्ति है, जैसे दलबीर भंडारी वर्तमान में है भारत की तरफ से, तो कोई भी दूसरे व्यक्ति भारत की तरफ से वहां पर न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। एक देश का एक ही व्यक्ति
और ओवरऑल संख्या कितनी 15। तो ये इसको आप याद रखिएगा। न्यायाधीश 15, कार्यकालीन का 9 वर्ष और साथ ही साथ एक राष्ट्र का एक ही न्यायाधीश हो सकता है, 2 व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकते। ये है महासभा की कुछ विशेष इंफॉर्मेशन। अब हम लोगों ने पहले तो हिस्ट्री पढ़ ली, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो इसका जो विशेष उद्देश्य था, विश्व में युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ह्यूमन राइट की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया में जुटना, साथ ही साथ जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विश्व में फैली हुई विषमता है इसको दूर करना, इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। और इसने चार्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नियम बनाए, इस चार्टर के माध्यम से बहुत सारे अंग डेवलप किए। इसका जो चार्टर है वो काफी बड़ा है, इसमें हम लोग देखें तो 19 अध्याय जो हैं 19 हैं इसके चार्टर में, और अनुच्छेद इसके देखें तो 111 हैं, यानी अध्याय इसके कितने 19 अध्याय, और चार्टर में ओवरऑल अनुच्छेदों की संख्या 111 है। इसके माध्यम से पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्णन किया गया है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ विशेष उद्देश्य, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग करेंगे वीडियो का अंत। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे पहले क्या, यहां पर हम लोग एक एक क्रम करके 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, शुरुआत से समझेंगे इसको, और सबसे पहले चीजें समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की हिस्ट्री से। मैंने बताया कि 1919 में लीग ऑफ नेशन बना, और उसी लीग ऑफ नेशन के विफल होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता, और उसके बाद फिर दुनिया भर में जो राष्ट्रों की क्षति हुई और शांति की जो व्यवस्था थी वो एक प्रकार से क्या हुई, बहाल नहीं हो पाई, क्योंकि 1919 में शांति की बात की गई थी, फिर से अशांति हुई, और उसको बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसके मुख्यालय, सदस्य, आधिकारिक भाषा, इन सब पर हमने चर्चा की। ये उसका एक डिटेल था। यहाँ पर उसके जितने सदस्य थे, जितने अंग थे, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जितनी भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपने साथियों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।